नमस्कार प्रिय बच्चों, मैं जसवंत कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आदर्श के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। प्रिय बच्चों, गत कक्षाओं में कक्षा 11 में हमने विश्व का इतिहास पढ़ा था। एनसीईआरटी की बुक्स में विश्व के इतिहास के बारे में वर्णन दिया हुआ था, जिसके बारे में हमने विस्तार से अध्ययन किया था कि किस प्रकार मुस्लिम समुदाय का उदय हुआ, किस प्रकार बोल्शेविक क्रांति हुई, किस प्रकार जर्मनी का एकीकरण हुआ। यह बहुत सारी बातें हमने डिटेल से पढ़ी थी कक्षा में। इस वर्ष आपको पता है कि आरबीएससी का जो सिलेबस था उसकी जगह पर नया सिलेबस डाल दिया गया है, एनसीईआरटी नया सिलेबस है, वो आपकी बुकों में आया है, जिनको हमें बड़ी गंभीरता से पढ़ना है, बड़ी गंभीरता से पढ़ना है। क्यों? ज़्यादा से ज़्यादा आपको चित्रांकन मिलेंगे और आरबीएससी की बुकों से थोड़ी डिफरेंट बुकें एनसीईआरटी की होती हैं। अगर हम शुरुआती चीज़ों के बारे में जानकारी नहीं इकट्ठी करेंगे तो हम निष्कर्ष तक नहीं पहुंच सकते। अगर हमें निष्कर्ष तक पहुंचना है तो शुरुआत में जो बातें हैं वो सभी समझनी ही आवश्यक है। इसलिए मैं इस बुक को स्टार्ट कर रहा हूं और इस बुक का पहला हमारा अध्याय है, वो कौन सा है तो देखिए, वो है ईंटें, मनके और अस्थियां। ईंटें, मनके और अस्थियां। क्या है ईंटें, मनके और अस्थियां? कुछ समझ में आया क्या है ईंटें, मनके और अस्थियां? ईंटें नाम नहीं सुना? ईंट जिससे मकान बनाए जाते हैं। मनके जो हीरे, जो मनके होते हैं हीरों में काम में लिए जाते हैं, है ना। और अस्थियां किसी मनुष्य की, किसी पशु की अस्थियां, जो हड्डियां मिलती हैं हमें। ये सब बातें किसके बारे में करेंगे? ज्ञात है आपको? ये हम बात करेंगे हड़प्पा सभ्यता के बारे में। कौन सी सभ्यता के बारे में चर्चा होगी? हड़प्पा सभ्यता के बारे में चर्चा होगी, जिसे हम मुख्य रूप से किस नाम से जानते हैं? किस नाम से जाना जाता है? हम जानते हैं इसे सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से। सिंधु घाटी सभ्यता। इसे हम यूं भी कह सकते हैं, अंग्रेजी में कहें इंडस सिविलाइजेशन। इसके बारे में हम अध्ययन करने वाले हैं। तो बच्चों, इसके बारे में अध्ययन करने वाले हैं तो हमें सर्वप्रथम शुरुआती चीज़ों के बारे में अध्ययन होना अति आवश्यक है। वो कौन सी है? तो हमें विश्व की मुख्य 4 सभ्यताओं के बारे में ज्ञात होना अति आवश्यक है। तो विश्व की सबसे पहले हम देखते हैं विश्व की मुख्य 4 सभ्यताएं। 4 सभ्यताएं कौन कौन सी हैं?
तो देखिए, एक है मेसोपोटामिया की सभ्यता, कौन सी है? मेसोपोटामिया की सभ्यता। दूसरी है वो है हमारे मिस्र की सभ्यता। तीसरी है वो है सिंधु घाटी सभ्यता। चौथी है वो है चीन की सभ्यता। तो ये मुख्य रूप से 4 सभ्यताएं हैं। ये कहां कहां पर हैं, किन देशों में हैं? तो देखिए, मेसोपोटामिया की सभ्यता है वो कहां मिलेगी? दजला फरात 2 नदियां हैं। कौन सी हैं? दजला और फरात नदियों के किनारे। सभ्यताएं हमें कहाँ मिलती हैं? जहाँ पर जल की प्रचुर मात्रा होती है, जहाँ पर नदियाँ हैं, नदियों के पास में ही हमें सभ्यताएं मिली हैं। तो दजला फरात नदी कहाँ है? इसकी मुख्य रूप से बात करें तो ईरान है। मेसोपोटामिया सभ्यता कहाँ की है? ईरान की सभ्यता है। दूसरी बात करें तो देखिए, मिस्र की सभ्यता। मिस्र की सभ्यता है वो कहाँ पर है? नील नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे? नील नदी के किनारे। बात करें सिंधु घाटी सभ्यता की, तो सिंधु घाटी सभ्यता है वो कहाँ है? सिंधु नदी के किनारे। कहाँ है? सिंधु नदी के किनारे। बात करें चीन की सभ्यता की, चीन की सभ्यता है वो हांगहो नदी पर है। कहाँ पर? देखिए, लिख लेते हैं, मिस्र की सभ्यता। तो मिस्र की सभ्यता कहाँ है? नील नदी के किनारे। सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु नदी के किनारे। चीन की सभ्यता हांगहो नदी। तो ये विश्व की प्रमुख 4 सभ्यताएं हैं, जिसमें से हमें जो पढ़ना है वो है सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु सभ्यता के बारे में पढ़ना है। अब हम सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि के बारे में देखते हैं। लिपि देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि ऐसे है। जिसे हम कह सकते हैं सर्प कैसे चलता है, सर्प सांप कैसे चलता है, ऐसे ही घुमावदार चलता रहता है ना। तो इस लिपि का हम नामकरण करें तो देखिए किस नाम से जानी जाती है। इसे हम कह सकते हैं सर्पिलाकार। क्या कह सकते हैं? सर्पिलाकार कह सकते हैं। अब ये चित्रों से कुछ हमें समझ में आया नहीं आया ना, इसलिए हम क्या कह सकते हैं? भाव चित्रात्मक लिपि। इससे सिर्फ भाव ही समझ में आते हैं, इसके बारे में पढ़ा कुछ भी नहीं गया है। सर्वप्रथम वेडेन महोदय ने इसे पढ़ने का प्रयास किया था, लेकिन वो भी क्या हुए थे? असफल हुए थे। तो इसे क्या कह सकते हैं? भाव चित्रात्मक लिपि कहते हैं। तीसरी लिपि की बात करें तो देखिए, गौ मतलब होता है गाय। गाय जब मूत्र त्यागती है
तो उसकी वह एक जगह नहीं त्यागती, चलती रहती है, इसलिए इसे गोमूत्री लिपि भी कहते हैं। क्या कहा जाता है? गोमूत्री लिपि भी इसे कहा जाता है। इतनी बात समझ में आई। अब इसकी बात करें तो ऐसी लिपि है, तो इस पर कुल मूल चिन्ह कितने थे? तो देखते हैं मूल चिन्ह। मूल चिन्ह की बात करें तो मूल चिन्ह हैं वो कितने हैं? 64 हैं। कितने हैं? मूल चिन्ह कितने हैं? 64 हैं। और इस पर बात करें अक्षरों की, अक्षर की बात करते हैं तो अक्षर हैं इस पर 250 से 400। कितने हैं? 250 से लेकर 400 तक के अक्षर हैं। वो किस हैं, कैसे हैं? तो वो हैं चित्रात्मक। कैसे हैं? चित्रात्मक, यानी चित्र के रूप में है। अब यहां पर सबसे ज्यादा किस आकृति के चित्र हैं? तो देखिए, अंग्रेजी के उल्टे यू, उल्टे यू की आकृति के चित्र हैं। अंग्रेजी का यू कैसा होता है? ऐसे होता है ना। अब इसका उल्टा कर देंगे, ऐसा हो गया। ऐसी आकृति के चित्र यहां पर मिले हैं सबसे ज्यादा। देखिए इसे। अब इसके साक्ष्य कहां से मिले हैं? ये चित्र, ये अक्षर, ये शब्द, ये कहां से मिलते हैं? तो ये सब के सब साक्ष्य है हमें, वो कहां से मिले हैं? वो देखिए, ये सब के सब हमें हड़प्पा के एच कब्रिस्तान से मिले हैं। अब एच के बारे में भी चर्चा होगी, पूरी होगी। कब्रिस्तान से साक्ष्य मिले हैं, देख लीजिए इसे। इनको सर्वप्रथम पढ़ने का प्रयास है वो किसने किया था? सर्वप्रथम इस लिपि को पढ़ने का प्रयास किसने किया था? तो वो किया था वेडेन महोदय ने। किसने? वेडेन महोदय ने किया था। लेकिन वेडेन महोदय क्या हो गए? असफल हो गए थे। वेडेन महोदय क्या हुए? असफल हो गए इसे पढ़ने के लिए, इसे पढ़ नहीं पाए थे। ये तो थे अंग्रेज, है ना। तो एक भारतीय था, उसने भी सर्वप्रथम प्रयास किया था। सर्वप्रथम भारतीय नटवर झा के द्वारा इसे
पढ़ने का प्रयास किया गया, लेकिन ये भी क्या हो गए, असफल हो गए थे। ये भी क्या हो गए, असफल हो गए थे। तो इतना आप अपनी बुक में, कॉपी में नोट कीजिए। अब इसकी बात करते हैं कि इसके अतीत के बारे में वर्णन करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का अतीत। सिंधु घाटी सभ्यता के अतीत की बात करते हैं तो इसके बारे में सर्वप्रथम किस व्यक्ति ने बताया कि भारत में एक सभ्यता है, तो वो व्यक्ति थे, उनका नाम था, ये व्यक्ति हैं, देखिए ये व्यक्ति हैं। इस व्यक्ति ने सर्वप्रथम बताया कि भारत में एक सभ्यता है, यह बताया था इन्होंने। इस व्यक्ति का नाम था चार्ल्स मेसन। क्या नाम था? चार्ल्स मेसन। क्या नाम था? चार्ल्स मेसन नाम था इनका। ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, या सभ्यता के भारत में सभ्यता होने के बारे में बताया था। यह कब की बात है? 1826 में जानकारी ली थी इन्होंने। इन्होंने कब बताया इस बारे में? यह बताया था 1842 में अपने पत्र में। किसमें बताया था? अपने पत्र में बताया। पत्र में, ठीक है। क्या बताया? कि भारत में एक सभ्यता स्थित है। अब आपको पता है वो सभ्यता कौन सी है। उसे बाद में क्या नाम दिया गया था? हड़प्पा नाम दिया गया था। तो पहले व्यक्ति कौन थे? चार्ल्स मेसन थे। कौन थे? चार्ल्स मेसन थे, जिन्होंने बताया कि भारत में क्या है? सभ्यता है। अपने एक पत्र में बताया था, ठीक है ना। अपना एक पत्र, या हम कह सकते हैं इसे लेख में प्रकाशित करवा दिया था। अब आगे देखते हैं। इतना आपने नोट कर लिया होगा। 1834 में, कब है? 1834 ईस्वी में एक व्यक्ति था, बर्नेश। क्या नाम था? बर्नेश ने कहा कि यहाँ पर क्या कहा है कि किसी नदी के किनारे ध्वस्त किले होने के प्रमाण बताए ने। बर्नेश ने किसी नदी के किनारे किले के ध्वस्त होने के प्रमाण बताए। सब किसने बताए थे? बर्नेश ने। कौन था ये? या यूं कह सकते हैं होने की बात कही, सिर्फ बात कही, ठीक है।
अब बात करते हैं, देखिए एक व्यक्ति था जिसका नाम था कन्नीघम। भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। जननी यानी कि शुरुआत किससे हुई थी? कन्नीघम से ही हुई थी। कब हुई थी? 1853 से। किसने की थी? कन्नीघम ने की थी 1853 में। तो कन्नीघम ने 1853 ईस्वी में हड़प्पा के टीले का सर्वेक्षण किया था। कब किया था? 1853 में सर्वप्रथम टीले का सर्वेक्षण किया था। और इन्होंने ही 1856 ईस्वी में, कब? 1856 ईस्वी में हड़प्पा का मानचित्र तैयार किया था। मानचित्र तैयार किया था। किसने? कन्नीघम ने। अब इन्हीं के बारे में और जानकारी कि 1861 ईस्वी की बात करते हैं। 1861 ईस्वी की बात करते हैं तो कन्नीघम ने भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की थी। अभी बताया मैंने कि भारतीय कन्नीघम ने भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की। कब? किसने की थी? कन्नीघम ने भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की थी। कब की थी? 1861 में। ठीक है। अब इसने पुरातत्व विभाग की स्थापना की है तो इसी व्यक्ति को हम क्या कहेंगे? भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक कहेंगे। क्या कहेंगे? भारतीय पुरातत्व विभाग का क्या कहा जाता है इन्हें? तो इसे लिख लीजिए। देखिए यहाँ पर लिखते हैं भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक कहा जाता है। नोट कीजिए। नोट कर लिया होगा आपने। आगे चलते हैं। तो कन्नीघम ने क्या नाम दिया था? भारतीय पुरातत्व विभाग नाम दिया था। इसे 1904 में, कब? 1904 में 1904 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन ने, किसने? लॉर्ड कर्जन ने है वो इसका नाम है वो चेंज कर दिया। क्या कर दिया? भारतीय पुरातत्व विभाग की जगह लॉर्ड कर्जन ने है वो इसका नाम क्या कर दिया था? इसका नाम कर दिया था भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग। क्या कर दिया? भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग है इसका जो नया नामकरण किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने किया था। किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने। कब किया था? 1904 में किया था। भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग नाम दिया था इसे। अब
इसका क्या कार्य था, इसका काम क्या था कि भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग की स्थापना करनी पड़ी। तो इसका कार्य था पुरानी इमारतों पुरानी इमारतों, नगरों व किलों का सर्वेक्षण करना। क्या था? पुरानी या प्राचीन इमारतों, नगरों व किलों का क्या करना था? सर्वेक्षण करना है। वो भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग का क्या था? कार्य था। इतना नोट कीजिए। कर लिया होगा। अब देखिए हड़प्पा की खोज कैसे हुई थी, हड़प्पा की खोज किस प्रकार से हुई थी, इसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। देखिए यहां पर एक रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। क्या बिछाई जा रही थी? रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। कब बिछाई जा रही थी? ये बिछाई जा रही थी 1856 में। कब? 1856 में। किसके शासनकाल में? लॉर्ड डलहौजी के। लॉर्ड डलहौजी जो 1848 में भारत के गवर्नर जनरल बनकर आए थे और 1856 में 1857 में आपको पता है कि 1857 की क्रांति हुई थी, लेकिन उससे पहले कौन थे? लॉर्ड डलहौजी थे। और 1857 की क्रांति में कौन थे? लॉर्ड कैनिंग है, वो देश के क्या थे? गवर्नर जनरल थे। तो यह यहाँ पर एक क्या है? रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। कहाँ से कहाँ तक? कराची से लाहौर तक लाइन बिछाई जाती थी। कराची से लाहौर तक एक रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। और इसका कार्य है वो किसको दिया गया था? ये इस रेलवे लाइन का कार्य है वो किसको दिया गया? ये दिया गया था बर्टन बंधुओं को। किसको? बर्टन बंधुओं को दिया गया था। बर्टन बंधु कौन थे? दोनों भाई थे। क्या थे? दोनों ही भाई थे बर्टन बंधु, जिनमें एक का तो नाम था जॉन बर्टन व विलियम बर्टन। क्या नाम थे? जॉन बर्टन व विलियम बर्टन है, दोनों भाई थे। इनको कार्य दिया गया था किसका? कराची से लाहौर तक रेलवे लाइन बिछाने का। और लॉर्ड डलहौजी है, लॉर्ड डलहौजी को ध्यान रखना है कि लॉर्ड डलहौजी को भारतीय रेलवे का जनक कहा जाता है। यानी कि भारत में रेलवे की शुरुआत है वो किसके शासनकाल में हुई है? वो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में हुई है। ठीक है ना? भारत में सर्वप्रथम रेल कब चली थी? आपको पता है? तो भारत में सर्वप्रथम रेल है वो 18 अप्रैल 1853 को लॉर्ड डलहौजी के समय थाने से मुंबई के बीच चली थी। कहाँ से? थाने से मुंबई के बीच है वो
18 अप्रैल 1858 को भारत में सबसे पहले रेल है वो ठाणे से मुंबई के बीच चली थी। इसे नोट कर लेना आप, मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन है ये, ठाणे से मुंबई। अब हम कहेंगे कि अंग्रेज़ों ने भारत के साथ अत्याचार किया। हाँ, हो सकता है कि करों के मामले में भारत में अत्याचार हुए हैं, लेकिन आप ये भी देखिए, क्या हम आज सोच सकते हैं कि उस समय अगर ट्रेन नहीं चलती भारत में तो क्या हम जम्मू कश्मीर से तमिलनाडु का सफ़र ट्रेन में कर पाते? क्या हम इतनी दूर आवाजाही कर पाते थे? ये किसकी देन है? ये अंग्रेज़ों की देन है। ये भारत में सर्वप्रथम इसी समय चली थी। नोट कीजिए इसे। अब देखिए, बात हो गई 1904 की, बात करते हैं 1905 की। तो 1905 में एक व्यक्ति था जिसका नाम था जॉन मार्शल। क्या नाम था? जॉन मार्शल नाम था, जॉन मार्शल। जॉन मार्शल निदेशक बनकर आए। जॉन मार्शल निदेशक बनकर आए थे। तो जॉन मार्शल की एक टीम थी, उस टीम के सदस्यों के नाम भी देख लेना, जिन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता यानी कह सकते हैं हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। जॉन मार्शल की टीम। तो जॉन मार्शल की टीम की बात करें तो अमलानंद घोष, दयाराम साहनी, माधवराव वत्स और मार्टिन हिलर, अर्नेस्ट मेके। राय बहादुर, दयाराम साहनी, दूसरे व्यक्ति थे मार्टिन हिलर, तीसरे व्यक्ति थे अर्नेस्ट, चौथे व्यक्ति थे माधव स्वरूप, वत्स, पांचवें व्यक्ति थे राखलदास बनर्जी। तो ये सदस्य थे, लिख लीजिए। इसके आगे के बारे में हम अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। तो देख लेते हैं कि हमने अब तक क्या पढ़ा है। देखिए, हमने मुख्य विश्व की मुख्य 4 सभ्यताओं के बारे में अध्ययन किया था। मेसोपोटामिया की सभ्यता जो कि कहाँ पर है? दजला फरात जो ईरान में है। मिस्र की सभ्यता जो कहाँ है? नील नदी के किनारे अवस्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हमने चर्चा की थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता की कहाँ है? सिंधु नदी के किनारे है। चीन की सभ्यता की बात करें तो वो है हांगहो नदी पर, जिसे हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं पीली नदी। क्या कह सकते हैं? पीली नदी भी हम इसे कह सकते हैं। अब हमने लिपि की बात की थी, तो लिपि मैंने बताई है आपको, यहाँ से स्टार्ट होती है, ये है ना, यहाँ से स्टार्ट होती है। तो इसकी पहली जो लाइन है वो दाएं से बाएं है, दाएं से बाएं, और दूसरी जो लाइन है वो देखिए बाएं से दाएं स्थित है। दूसरी क्या है? बाएं से दाएं अवस्थित है। तो इसे हम कौन सी लिपि कह सकते हैं? इसे हम कह सकते हैं सर्पिलाकार आकृति। देखिए सर्प के समान आकृति है, और इससे हमें
भाव चित्रित होते हैं, तो इसे भाव चित्रात्मक लिपि भी कह सकते हैं। इसे हम पढ़ नहीं सकते, सिर्फ इसमें भाव चित्रित हो रहे हैं, इसलिए हम भाव चित्रात्मक लिपि भी कहेंगे। और गो इससे तीसरा नाम है वो क्या कहेंगे, गोमूत्री लिपि, गोमूत्री लिपि भी कहा जा सकता है। इसे सर्वप्रथम पढ़ने का कार्य किसने किया था, सर्वप्रथम किया था वेडेन महोदय ने, जो एक अंग्रेज थे, और वह व्यक्ति जो भारतीय थे उनका नाम था नटवर झा। नटवर झा ने प्रयास किया था, लेकिन दोनों ही व्यक्ति क्या हो गए, असफल हो गए। असफल होना वाजिब है, क्योंकि अभी तक सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को पढ़ा नहीं गया है। अगर लिपि की बात करें तो यहाँ पर मूल चिन्ह हैं वो 64 हैं, कितने हैं, 64 हैं मूल चिन्ह। और अक्षरों की बात करें तो 250 से 400 हैं, कितने हैं, 250 से 400 हैं, जो कि चित्रात्मक हैं, क्या है, चित्रात्मक हैं। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो आकृति मिली है हमें, वो उल्टे यू की आकृति मिली है। कैसी आकृति मिली है, उल्टे यू की आकृति मिली है, जिसे हम बात करेंगे हड़प्पा में एच के समान। एच क्या है, क्या कब्रिस्तान है, इसके बारे में हम बड़ी डिटेल से जानकारी करेंगे। एक तो एच है और एक R37 है, क्या है, दोनों नाम याद रखना आपको, एक तो है R37, ठीक है, एक तो R37 और एक है एच। इन दोनों के बारे में हम अध्ययन करने वाले हैं, बने रहिएगा मेरे साथ। तो आगे देखिए, सबसे पहले इस यानी कि भारत में कोई सभ्यता है, इसके बारे में 1826 में चार्ल्स मेसन ने बताया था, अपने पत्र में बताया था, ठीक है। अब बात करें दूसरा व्यक्ति जो 1834 में नाम था बर्नेश, उसने कहा कि भारत में क्या है, किसी नदी के किनारे किले के ध्वस्त होने के बात कही कि किसी नदी के किनारे कोई किला है वो ध्वस्त हुआ है। फिर हमने बात की थी कन्नीगम महोदय की, तो इन्होंने सर्वप्रथम 1853 में हड़प्पा के टीले का क्या करवाया था, सर्वेक्षण किया था। और 1826 में हड़प्पा का जो मानचित्र पेश किया गया था वो कन्नीगम महोदय के द्वारा पेश किया था। और 1861 में इन्होंने भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना कर दी, जो कि 1904 में लॉर्ड कर्जन ने इसका नाम बदल दिया, उसका नाम कर दिया भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग कर दिया था, ठीक है। तो ये क्यों बनाया गया था, कि पुरानी इमारतों, नगरों, इनके बारे में जानकारी निकालने के लिए, इनका सर्वेक्षण करने के लिए बनाया गया था। फिर बात करते हैं कि 1856 में भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड डलहौजी थे। और लॉर्ड डलहौजी को ही भारतीय रेलवे का क्या कहा जाता है, जनक कहा जाता है, क्योंकि 1853 में इन्होंने ठाणे से लगाकर बम्बई तक रेलवे ट्रैक बनाया और वहाँ पर रेलवे स्टार्ट करवाई। लेकिन 1856 में इन्होंने कराची से लाहौर तक रेलवे लाइन बिछा रहे थे। तो बर्टन बंधुओं को जब रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी तो यहाँ पर कुछ जो यहाँ पर लगाए जाते हैं पटरी के नीचे जो सिलबट्टे होते हैं वो कम पड़ गए। तो इन्होंने क्या किया कि आसपास में कुछ खुदाई करवाई, तो यहाँ पर इन्हें कुछ जानकारियाँ प्राप्त हुई कि यहाँ पर यार ईंटें तो निकल रही है, लेकिन इन्होंने इतना ज़्यादा गौर नहीं किया। और उसी समय आपको पता है कि अगले वर्ष 1857 में क्रांति स्टार्ट हो गई। क्रांति स्टार्ट होने के कारण यहाँ पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया। तो ये थे बर्टन बंधु, जॉन बर्टन व विलियम बर्टन। तो ये आपको पता है कि लॉर्ड डलहौजी को भारतीय रेलवे का जनक कहा जाता है और इन्होंने 18 अप्रैल 1853 को ठाणे से मुंबई के बीच पहली रेल चलाई थी। उसके बाद में 1905 में जॉन मार्शल क्या बन के आए थे, निदेशक बनकर आए थे। और जॉन मार्शल की टीम थी राय बहादुर साहनी, दूसरे व्यक्ति थे मार्टिन हिलर, अर्नेस्ट माधोसुरु वत्स और राखलदास बनर्जी। आज की क्लास यहीं पर समाप्त, कल इसके बारे में और अध्ययन करेंगे।